स्वागत है आप सभी का। दोपहर के ठीक 1:30 बजे हैं और अपना उत्तराखंड के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बीजेपी के लिए आज का दिन काफी गहमा गहमी से भरा और काफी उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पहली बार राज्य में आए हैं। तो देखिए, जब देहरादून पहुंचे हैं तो कितनी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ है। शाम 3 बजे से लेकर 5-5:30 बजे तक वो संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की लेकर चर्चा करेंगे। और न्यूज 18 ने पहले दौरे पर आए प्रदेश प्रभारी से बहुत सारे मुद्दों पर खास बात की है। तो दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि राजनीति और काम तांबे के बर्तन की तरह हैं, जिन्हें बार बार मांझ कर चमकाते रहना चाहिए। तो इससे साफ है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं कि बैठने का वक्त नहीं है। भले ही 22 और अब के बीच में साल भर का फासला हो, लेकिन काम में जुट जाना है। बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड के दौरे पर आए और उत्तराखंड का ये पहला दौरा उनका। सर, पहला दौरा आपका और उत्तराखंड जैसा राज्य। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको मेरे चेहरे से भी दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब हमारा पहला दौरा है। आज हम सगनात्मक बात करेंगे, परिचयात्मक बात करेंगे खाली, और वो आपको भी प्रेस करेंगे, उसमें ब्रीफ करेंगे सारा। आपके दौरे के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा होने वाला है, उसकी भूमिका भी आप तैयार करेंगे। वो भी, उनकी भूमिका भी तैयार करेंगे, उन पर अनेकों अनेक विषय हैं, उस पर चर्चा करेंगे आगामी, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है, ये संगठन को मजबूत करने के लिए है। हर पहलू पे बात करेंगे। प्रभारी के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ी है, 2022 का इलेक्शन सर पे, उसको लेकर कोई प्लान आपके पास अभी? सारे प्लान ही है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे इलेक्शन में ही रहती है। इसका कार्यकर्ता का काम यही है कि जनता को किस प्रकार से योजनाओं से लाभ पहुंचाया जाए और लाभ के माध्यम से उसका जीवन स्तर बढ़ना चाहिए। बीजेपी प्रो स्टेट रहा है उत्तराखंड, इसमें और मजबूती के लिए आपके पास कोई प्लान? क्योंकि बीजेपी का फेवरेट स्टेट माना जाता है उत्तराखंड। इसके लिए यही है कि आप देखो, ये राजनीति और कार्य एक तांबे के बर्तन की तरह होते हैं, इनको डेली मांजते रहना चाहिए, तो साफ साफ रहते हैं। और नहीं मांजोगे तो काले पड़ जाते हैं। तो उस दृष्टि से लगातार हमारा कार्यकर्ता, मंडल का, समिति का कार्यकर्ता हो या ऊपर का कार्यकर्ता हो, सब सक्षम है। खाली एक थोड़ा सा मूवमेंट को बढ़ाते रहना चाहिए। और आगामी जो बात करेंगे, आज सारे दिन बात करेंगे, तो जो विषय निकलेंगे उन पर काम करेंगे। जो यहाँ का दलित वोट है सर, वो कांग्रेस का फेवरेट वोट माना जाता है हमेशा से। उस वोट पे भी नजर रहेगी। महिला सह प्रभारी पहली बार बनी है, उसको भी मैनेज करने की कोशिश होगी, महिलाओं और दलित वोट को भी उत्तराखंड में। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को दलित वोट मिलता है, क्योंकि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर जी को कभी पनपने नहीं दिया, उनको भारत रत्न नहीं दिया, उनकी समाधि नहीं बनने दी, और इतने अनेकों अनेक काम। आज संग्रहालय नहीं है उनके। डॉक्टर अंबेडकर जो कोट पहनते थे, टाई पहनते थे, वो सब सड़ रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को दबाने का काम किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी को सम्मान देना चाहिए, सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर जी को नहीं, जिसने भी देश के आज़ादी के अंदर और देश को अखंडित रखने के लिए अपनी भूमिका निभाई है, सबको उनको दबाने का काम किया है। आज जनता जान चुकी है, इस कारण से ही कांग्रेस का पतन निश्चित है। आखिरी सवाल मेरा, कि तमाम बातें होती है जब सरकार, कहीं पे राज्य सरकार होती है, किसी पार्टी की मनमुटाव होता है, तमाम अंदर खाने बातें होती हैं, उन सबको मैनेज करने की कोशिश रहेगी दुष्यंत कुमार गौतम? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर आदमी को अपना कहने का हक है, हमको भी सुनने का हक है, और राष्ट्रीय हित में उसका समाधान होगा। से बातचीत के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर है, और 2 दिन के दौरे में दुष्यंत कुमार गौतम क्या कुछ समझेंगे बीजेपी की सरकार को, संगठन को, और 2022 का इलेक्शन उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो दरअसल बीजेपी ने जिस तरह से प्रभारी और सह प्रभारी के नाम तय किए हैं, उससे बहुत सारे समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। तो पहला ही अवसर है जब बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी महिला है, रेखा वर्मा है। तो उनका भी कहना है कि वैसे उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और 22 में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा उत्तराखंड के पहले दौरे पर। रेखा वर्मा जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड के दौरे पे। सह प्रभारी के तौर पे आपको उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिली है, क्या प्लान लेके आई हैं? देखिए, हम सब लोग अभी पहला हमारा प्रवास है, 2 दिन का प्रवास है, और हम सब लोग कार्यकर्ताओं के बीच में बैठेंगे। हमारा परिचय होगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। 5, 6, 7 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम को लेके हम सब लोग बैठक करेंगे। उस सब कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब लोग बैठक करेंगे। बाकी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अच्छी टीम है भारतीय जनता पार्टी के पास, और हम यहाँ सरकार में भी हैं,
और मजबूत करेंगे। हम सब लोग बैठ के इस पर चिंता करेंगे। महिलाओं का एक बड़ा रोल होता है वोट में, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं। आप इस बूस्ट को भी करना चाहिए, इसे बूस्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब महिलाएं बहुत ही एक्टिव हैं और वो आपने हर जगह अपनी भागीदारी दिखाई है। मैं यहाँ की जो हमारी टीम है महिला मोर्चा की और युवा मोर्चा की, अभी नया नया युवा मोर्चा अध्यक्ष बना है हमारा, तो मैं सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और अपने संगठन को और मजबूत करेंगे। उत्तराखंड की महिलाओं को आपका संदेश, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर रूल पार्टी है, 57 विधायक बीजेपी के हैं, उत्तराखंड की महिलाओं को आपका मैसेज? बिल्कुल, हमारी महिलाएं बहुत एक्टिव हैं और हमारी बहुत अच्छी भागीदारी हमारी हमेशा रही है और इसमें भी हम मिलजुल के काम करेंगे और अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू। बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं की भागीदारी को पार्टी में और बढ़ाएंगी और 2022 के चुनाव के लिए महिलाओं को साथ जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। कैमरा से राकेश राज, दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। तो जोश भरने की कोशिश पार्टी कार्यकर्ताओं में, तो इसीलिए जब प्रदेश प्रभारी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो देखिए ऐसा ही जोरदार और जोशीला स्वागत उनका किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बीजेपी नेताओं समेत पहुंचे थे और फूल मालाओं के साथ दुष्यंत कुमार गौतम का स्वागत किया गया, क्योंकि प्रभारी बनने के बाद वे पहले बार यहां पर आ रहे थे, तो ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर ज्यादा ही उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। सत्ता में रहते हुए बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, खासतौर पर बीजेपी के प्रभारी के लिए, क्योंकि 57 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई थी। आंकड़ा 22 के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बीजेपी के लिए विपक्ष तो चैलेंज है ही, उससे बड़ी चुनौती है 57 के बेंचमार्क को बरकरार रखना। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा 2 दिन के देहरादून दौरे पर हैं। इसके बाद 5 दिसंबर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। तो बीजेपी ने पिछले कई महीनों से खाली चल रहे प्रदेश महामंत्री पद पर पार्टी थिंक टैंक माने जाने वाले सुरेश भट्ट को नियुक्त कर दिया। मकसद सिर्फ एक ही है, 57 के बेंचमार्क को बरकरार रखना। पार्टी ने इसके लिए 60 सीटों का टारगेट रखा है। फोकस उन सीटों पर है जिन पर या तो पार्टी बहुत कम मार्जिन से जीती है या फिर बहुत कम मार्जिन से हारी है। 70 की 70 सीटों को हम लड़ाएंगे और जीतने के लिए लड़ाएंगे। अब कुछ सीटों पर विशेष नजर इसलिए रखी जाएगी कि जहां पर जीतते जीतते हम हार गए, तो उनको हम देखेंगे और जो जीती हुई सीटें उनको तो हमने कवर करना ही करना है। तो 57 से 60 करने का पूरा प्रयास होगा। राज्य की 11 सीटें ऐसी हैं जहां 2017 में बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय के बीच हार जीत का अंतर 2000 वोटों से भी कम रहा और यही सीटें पार्टी के टारगेट पर हैं। केदारनाथ, लोहाघाट, जागेश्वर, सोमेश्वर और पुरोला सीटों पर हार जीत का अंतर काफी कम रहा था। अब यही सबसे बड़ा टारगेट है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा उत्साह है। आज प्रदेश प्रभारी माननीय दुष्यंत गौतम जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, वो आज आ गए हैं और साथ में रेखा वर्मा जी, जो सह प्रभारी के रूप में यहाँ पे पहुँच चुकी है। उनका भव्य स्वागत की तैयारियाँ, यानी कि एयरपोर्ट से लेकर के और बीजापुर गेस्ट हाउस तक पूरी तैयारियों के साथ, पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये 2 दिन की एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होगी। 2 दिन का मंथन होगा जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तैयारियों का जायजा लेंगे माननीय प्रदेश प्रभारी। चैलेंज सिर्फ सीटों के स्तर पर ही नहीं है। बतौर पार्टी अध्यक्ष बंशीधर भगत और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव होगा और दोनों ही नेताओं को अपनी नेतृत्व क्षमता को सिद्ध भी करना होगा। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और बड़ी खबर काशीपुर से, दुखद खबर है। यहाँ शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब मुरादाबाद से आई बारात में दूल्हे को अचानक दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल में दूल्हे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में परिजनों का, दुल्हन का क्या हाल होगा। तो ये बड़ी ही दुखद खबर आई। तो बारात यहाँ पर पहुंची थी मुरादाबाद से काशीपुर में, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से दूल्हे की जान चली गई है। तो मुरादाबाद से ये बारात आई थी काशीपुर में और इसी दौरान अचानक दूल्हे को दिल का दौरा पड़ा। अस्पताल भी ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका।
जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तानी सेना के साथ गोलीबारी में शहीद हुए सूबेदार स्वतंत्र सिंह का अंतिम संस्कार आज उड़ियारी गांव कंडाखाल में उनके पैतृक घाट में हुआ। शुक्रवार को शहीद का पार्थिव शरीर लैंसडाउन के आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा था, जहां सैन्य सम्मान के साथ शहीद के परिजनों को उनका पार्थिव शरीर सौंपा गया और आज उनके गाँव में नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भारी संख्या में आमजन मौजूद थे जो शहीद के अमर रहने के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी सुनाई दे रहे थे। तो शहीद की अंतिम यात्रा में सैन्य अधिकारियों के साथ राज्य मंत्री धन सिंह रावत, यमकेश्वर की विधायक ऋतु खंडूड़ी और ब्लॉक प्रमुख द्वारी खाल भी इसमें मौजूद थे। तो फिलहाल जैसा कि सरकार वादा करती, सरकार की ओर से शहीद के परिजनों में से एक को राज्य सरकार में नौकरी दी जाएगी। तो ये घोषणा सरकार ने शहीद के परिजनों के लिए की है। और आज एक नौजवान फिर हमसे जो है बिछुड़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बड़ा निर्णय किया गया है कि कोई भी अगर शहीद होता है तो उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी देने का काम हमारी सरकार की घोषणा है और हम निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे। देखिए, जैसे आपको अभी मंत्री जी ने भी बताया है, सरकार पूरी तरह से परिवार की देखभाल करेगी, एक बेटे को नौकरी देगी और मैं खुद सैनिक परिवार से हूँ तो उनका दुख बहुत समझ सकती हूँ और मैं अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करूंगी कि उनके बच्चों को, उनकी पत्नी, उनकी माँ की पूरी देखभाल हो सके और जितनी भी मदद मेरे द्वारा, सरकार के द्वारा हो, वो हम करेंगे। श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय की जमीन पर अतिक्रमण को आज ढहा दिया गया। लाख बार प्रशासन से शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन जब इस ओर ध्यान नहीं दे रहा था तो खुद ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने अवैध कब्जों को ढहाना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान जिन लोगों ने कब्जा किया था वो गायब रहे। दबंग और रसूखदार लोगों ने विश्वविद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा किया था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी और शर्मनाक बात ये कि बार बार प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद जिला प्रशासन ने यहाँ से कब्जे को नहीं हटाया। तो ऐसे में मजबूरन जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसको ही कार्रवाई करनी पड़ी। इसके अलावा एसडीएम से हमने कॉरेस्पॉन्डेंस किया है यूनिवर्सिटी की तरफ से। जिला प्राधिकरण को भी हमने चिट्ठी लिखी कि भाई इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है। उस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारी जो कॉलोनी है उस कॉलोनी को खतरा हो गया, इसलिए ये सारी मिली भगत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो ज़मीन है उस पर अतिरिक्त जो है कब्जा कर लिया गया है। निश्चित रूप से इसकी जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें जिला प्रशासन घनघोर लापरवाही बरतता है। तो कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने पौड़ी जिला अस्पताल का एक वीडियो दिखाया था जिसमें डॉक्टर शराब के नशे में धुत था और एक परिजन जो अपने बच्चे को लेकर यहाँ आए थे उनके साथ वो बदतमीजी कर रहा था। तो वीडियो सामने आने के बाद, खबर दिखाए जाने के बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। यहाँ तक कि डीएम और सीएमओ के आदेश तक यहाँ बेअसर साबित हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने अब तक आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। एक तो कोरोना काल, ऊपर से पहाड़, जहां वैसे ही काफी कमी डॉक्टर्स की रहती है और वो डॉक्टर भी अगर नशे में धुत रहेंगे तो मामला अपने आप में गंभीर होता है। लेकिन हैरानी की बात है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीएमओ को मैंने बता दिया, उसने जांच करके अपनी आख्या दे देंगे। जैसे वाकई में ये बात है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, तो उसमें उसके लिए शासन को कार्रवाई के लिए हम लोग संदर्भित करेंगे। मैंने उसमें जो पीएमएच हैं, वहाँ के जो इंचार्ज हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के, उनको लेटर लिख दिया था तुरंत ही कि उस पर कार्रवाई करें, उसका संज्ञान लेते और उस कृत कार्रवाई से मुझे अवगत कराएं। जब उनका जवाब नहीं आया, 1-2 दिन इंतजार करता हूँ, नहीं आता तो फिर मैं पर्सनली फिर उनसे कॉन्टेक्ट करूँगा। राज्य में गन्ना पेराई सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रुड़की और आसपास के किसान गन्ना बकाया का भुगतान नहीं होने से नाराज हैं। कह रहे हैं कि अब भी करोड़ों रुपए ऐसा है जो चीनी मिलों पर बकाया है। किसानों ने 0% ब्याज पर लोन मिलने की बात से भी इनकार किया, यानी कि उनका कहना है कि जो वादा किया गया था कि बिल्कुल 0 ब्याज पर उनको लोन मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही लोन दिया जा रहा है। हालांकि मंत्री कह रहे हैं कि सभी किसानों का भुगतान हो चुका है और अगले 10 दिन में अतिरिक्त भुगतान भी हो जाएगा। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अभी करोड़ों का ऐसा बकाया मिल पर है जो उन्हें नहीं मिला है। अगर उत्तराखंड में सरकारी नौकरी के लिए अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुनिए इस खबर को ध्यान से, क्योंकि अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो सारी तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। अब बदले नियमों के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा करवाने जा रहा है और उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा जो नकल के सारे एग्जाम पास करने की फिराक में रहते थे। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में जिस तरह से ब्लूटूथ के जरिए एग्जाम में नकल के मामले सामने आए, उसे देखते हुए अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती परीक्षा के लिए पेन तक ले जाने की मनाही कर दी है। यानी अब एग्जाम में पेन भी आयोग ही देने जा रहा है। इसके अलावा
कोविड को देखते हुए एग्जाम में मैनुअल तरीके से चेकिंग नहीं होगी, बल्कि हैंड मेटल डिटेक्टर से एग्जाम में चेकिंग कराई जाएगी। जैकेट, मेटल के बटन, ऊंची हील के जूते भी एग्जाम में पहन कर आने वाले कैंडिडेट्स को एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। साथ ही मैरिड महिलाओं के लिए सिर्फ मंगलसूत्र ही पहनकर आने की परमिशन होगी। खास बात यह है कि एक तो जो मेटल वाली चीज़ है वो अंदर तक ना जा सके, इसीलिए हमने ज्वेलरी भी बैन की है। महिलाएं अपना मंगलसूत्र और जो खास धार्मिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, उसके अलावा कोई भी ज्वेलरी के लिए हमने मना किया है। ताबीज़ वगैरह का प्रयोग के लिए मना किया है। धातु का कोई भी कड़ा, घड़ी, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबके लिए हमने मना किया है। और इसके अलावा हम मेटल डिटेक्टर से भी उनकी चेकिंग करेंगे। ये भी पहली बार हो रहा है। उससे कम से कम जो मेटल की चिप है या बैटरी है या किसी और तरह की जो ब्लूटूथ डिवाइस अभी हाल में गई है, हमें उम्मीद है कि उसको भी वो ट्रेस कर पाएंगे। कैंडिडेट्स इस बदले हुए नियम पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। किसी को लगता है कि आंतरिक गड़बड़ियों को भी आयोग को सुधारना चाहिए, तो कुछ कैंडिडेट्स मानते हैं कि ये बहुत अच्छा फैसला है और इसे पहले ही लिया जाना चाहिए था। आयोग ने हाल ही में नए नियमों का जो निकाले हैं अभी यूकेएसएससी ने, उनको देखते हुए लगता है कि आयोग जो है अपने जो पारदर्शिता लाने के लिए थोड़ा सा कठोर नियमों का पालन करवा रहा है सभी से। लेकिन अगर आयोग जो है जो आंतरिक मामले होते हैं उनसे जो धांधलियाँ सामने आती है, अगर उन पे भी अगर ध्यान दे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चेंजेस एक्चुअली होने भी चाहिए थे और ये आगे मतलब जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मतलब ये एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी सही है। और जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, वो जो मेहनत करके जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बिना मेहनत के ही और चीटिंग के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा है, बहुत सही किया है। अब रविवार को सहायक लेखाकार का एग्जाम आयोग करवाने जा रहा है, जिसमें इन बदले हुए नियमों के तहत ही कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचेंगे, जिसमें बदले हुए नियमों के साथ आयोग का रियलिटी चेक भी हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। स्वागत है ब्रेक के बाद। टिहरी जिले में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत जो काम चल रहा है, चंबा में जो टनल बन रही है, उससे करीब 12-13 मकानों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है ग्रामीण यहाँ पर डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की जो कार्रवाई है वो सिर्फ जांच तक सीमित है। गुलडी में मजूड़ा गांव तक 440 मीटर टनल निर्माण से गुलडी और मजूड़ गांव के मकानों में लगातार दरार जो पड़ी थी वो चौड़ी होती जा रही है। और इसके अलावा वो जगह जहाँ ये लोग खेती करते हैं, यानी कि जो खेत है, वहाँ भी जमीन धंस रही है, जिससे इनको हर ओर से नुकसान हो रहा है। वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि मामले में फिर से एक जांच कमेटी गठित की गई है और उसकी रिपोर्ट के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो क्रैक्स आए हैं, एक कमेटी का गठन हुआ था। कमेटी की रिपोर्ट जो है वो हम लोगों ने उसका अवलोकन किया, वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये हम इसमें फिर एक पुनः एक जांच करा करके और जो भी क्रैक्स हैं तो उनके निस्तारण के लिए प्रयास अब कर रहे हैं। उत्तरकाशी का सीमावर्ती गांव है खालसी, जहां से बेहद हैरान करने वाली, चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहां अस्पताल के अभाव में महिला को लकड़ियों के सहारे, ये कंडी इसे कहते हैं, देखिए जरा कुछ ऐसे इन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। चिनाली सौड़ के न्यू गांव खालसी की तस्वीर है, जहां आज तक सड़क की सुविधा नहीं पहुंची है। तो आपको ये भी बता दें कि जो ये रास्ता आपको दिख रहा है कोई इतना भर नहीं है, 8 किलोमीटर की दूरी है, जिसे इसी तरह लोगों ने तय किया है। तो ऐसे में जब जो मरीज व्यक्ति होता है, जो शख्स होता है, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कितना कीमती है। लेकिन सोचिए 8 किलोमीटर की दूरी है जो पहले यूं ही तय करनी है, और उसके बाद अस्पताल, और फिर अस्पताल में भी डॉक्टर होंगे नहीं होंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो इसी खबर के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला।